हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को, जो कि है MCO 1, MCO 3, MCO 4, MCO 5, MCO 6, MCO 7। ये 6 आपके सब्जेक्ट है और इन सभी 6 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके जो चैप्टर्स है थोड़ा सा लेंथी। मैं आज थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाना चाहूँगी कि आपके कितने चैप्टर्स हैं, आपको कितने करने चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में 2 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं, तब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 को, जो कि MCO 01 का है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए, आपका जो सिलेबस है MCO 01 के अंदर आपके टोटल 20 चैप्टर्स है। 03 के अंदर आपके टोटल 19 चैप्टर है। 04, 05, 06, 07, ठीक है। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 19 चैप्टर्स है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सबसे पहली बुक को, MCO 01 को। इसको कंप्लीट करने के बाद 1 बाय 1 आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपको कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे मिल जाएंगी, जैसे कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स की मिलती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चेकआउट करने हैं तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे आपको कि विद नोट्स आपको भी साथ में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आपको विद PDF आपको ये प्रोवाइड किया जाएगी। जो PDF आपके लिए जो तैयार कर रखे हैं ये भी आपको साथ में दी जाएगी। अभी किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, टॉपिक्स के रिगार्डिंग, मैं उसको सॉर्ट आउट जरूर करूँगी। ओके, सो चलो स्टार्ट करें हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, उसके बाद हमारी थ्योरीज आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, इन सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर देखो 2 शब्द लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू तो सेकेंड अक्षर है और देन फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ जाएगा तो इसके साथ साथ 2 शब्द और निकल कर आएंगे। क्या आपका एक तो आ जाता है मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरा एक आ जाता है मैनेजर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ना यूनिट नंबर 1 के अंदर इन 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यहीं से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, कि साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। राइट, सभी चीज डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जिसकी मदद से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड मैनेजर क्या होता है। क्या मैं यहाँ पे लिख लूँ, एक सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एक होता है मैनेजर। देखो तीनों चीजें आपको सभी को सिमिलर लग रही होगी, बट नहीं, ये सिमिलर नहीं है। इन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपका एक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी, जैसे कि मैं कहूँ कि कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई आपकी NGO है, या फिर मैं बैंक कहूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वहां पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, मैं ये कह सकती हूँ एक ढांचा है, जहां पर ये सारी की सारी गतिविधियां की जाती है। कोई किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर आपका स्कूल। ठीक है, स्कूल है, कॉलेज है, मैं स्कूल का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, स्कूल है आपके पास। अब स्कूल की एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। राइट, उस स्ट्रक्चर के अंदर सभी चीजें प्री डिटरमाइन है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन, इसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को पता है कि किसकी क्या रहने वाली, किसकी क्या नहीं रहने वाली। राइट, स्कूल एक क्या रहने वाली है, अब ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए। अब मैंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं और इन सभी का मेन मोटिव क्या होता है, एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है। सबका गोल एक ही होता है, कॉमन गोल होता है। इस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सभी के सभी क्या करते हैं, लोग अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। राइट, समझ में आ रहा है इतना। अच्छा, इन एक्टिविटीज को डिवाइन कौन करेगा। अब मैं ये कहूँ कि सारे के सारे पर्सन लीडिंग करें, मीन्स कि आपको
ऑर्डर देने का काम, मैनेजमेंट का काम सारे के सारे लोग कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक डिफिकल्ट टास्क है ना। इसीलिए मेंबर्स के थ्रू, मीन्स कि जितने भी मेंबर होते हैं ना कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं ना, उनमें से एक हेड को चुना जाता है। हेड को क्यों चुना? रीजन है हेड को चुनने का, क्यों? क्योंकि एक मैंने कहा कि मैंने ये हेड चुन लिया, ठीक है, इस हेड का नाम है मान लीजिए मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को मैंने हेड चुना, क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है, ये इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी एफिशिएंसी है, इसके पास इतनी नॉलेज है कि वो हर काम को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे से कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैं उसे कहेंगे हम मैनेजर कहेंगे। मीन्स कि वो पर्सन जो सभी को क्या करने वाला है, लीड करने वाला है, सभी को इंस्ट्रक्शंस देने वाला है कि काम ऐसे होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मीन्स कि आपको वे दिखाना। अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में अगर बात की जाए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑल एक्टिविटी या फिर मैं कहूँ कि जितनी भी आप प्रोसेस करते हैं उन सब को अगर मैं इंक्लूड कर दूं आपके, जब हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स कि हर चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और उस परफॉर्मेंस के लिए आपको काफ़ी सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे, जैसे प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, डिसीजन भी लेना होता है, लीडरशिप भी करना होता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में मोटिवेशन भी करना होता है। तो मैनेजमेंट हमारा सेकंड स्टेप पे आता है, और इन सभी चीज़ को मेंटेन करके रखना किसके पास ये कैपेबिलिटी होती है? एक पर्सन होता है जिसे हम कहेंगे मैनेजर कहेंगे। क्या आपको ये तीनों बातें समझ में आई? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन में से किसी एक पर्सन को लीडर चुना जाता है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हर चीज़ को, मान लीजिए आपके पास जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिर मैं कहूँ कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, इन दोनों को वो इस तरीके से यूज़ करें, ना तो ये अबेंडेंट में हो, ना ही ये स्कैरसिटी के अंदर हो, इसकी कमी, ना तो इनकी कमी होनी चाहिए, ना ही इनके ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। इस चीज़ को मेंटेन रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इस मिस्टर एक्स की होगी। समझ पा रहे हो? अच्छा जी, यहाँ पे इतना ही समझाना था। अब मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा दी जाती है, उसे याद कर लेंगे हम। अच्छा, कंपोनेंट के बारे में बात की जाए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए आप, मैं आपको साथ बता रही हूँ, ठीक है। फिर हम, ये तो हो गया बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड प्रिंसिपल एंड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये आपके मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है मैनेजर। अब देखो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, बट फिर भी इन डेप्थ में हम इनको अब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, पीपल्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, जो क्यों इकट्ठा होता है? क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे मिलकर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन सबको क्या करना है? एक कॉमन गोल को अचीव करना है। दैट्स इट। जितना आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जो मैनेजर है ना, फिर उसके बीच में एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों को हैंडल करना, किस तरीके से क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या होने वाला। अब देखो, जो मेरी टीम है वो 11 से 12 लोगों की टीम है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 11 से 12 लोग हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पे। अब वो क्या कर रहे हैं? अब आप तक ये लेक्चर डिलीवर करने से पहले उन्होंने एक वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है। मेरे यहाँ पे आपको लेक्चर देने से पहले उनका वर्क आपके लिए काम आ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस पूरे काम को, कि पहले कौन काम करेगा, उसके बाद ये पर्सन होगा, उसके बाद ये पर्सन होगा, उसके बाद ये पर्सन होगा, इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में यही तो होता है कि हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट पर्सन अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पर क्या की जाती है? एक जो मैनेजर होता है वो सारी की सारी चीज़ों को डील करता है कि हाँ, काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो किसको क्या काम देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्रॉपर एनालिसिस करके ही वो उनको क्या करेगा? पीपल्स को
काम देगा। तो मैनेजर, मैं ये कहूँगी कि एक अगर मैनेजर आपका बढ़िया तरीके से सोच पा रहा है, अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो मैनेजर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं जो फ्यूचर में आएगी बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, ये कहते हैं कि ग्रुपिंग द पीपल्स की ग्रुपिंग करते हैं, एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटीज़ को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड इंटरेक्टिंग विद द पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक गोल को, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उन पीपल्स हो गए, मीन्स की जो मैन पावर है उनको, और उनको जो जो एक्टिविटीज़ दी गई है उनकी ग्रुपिंग की जाएगी। मीन्स कि ये काम करने से, मान लीजिए नोट्स प्रिपेयर किया है किसी और ने, इसको एडिट किया है किसी और ने, अब इसके बाद कुछ एडिटिंग होगी वो कोई और कर रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड करने का काम जैसे कि हमारे मिस्टर सर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी की सभी एक्टिविटीज सबकी डिफाइन की गई है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या पावर है, क्या उसे काम करना है, क्या ड्यूटी रहने वाली है, सब चीज़ असाइन कौन करता है, मैनेजर करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल। मैं इतना एफर्ट पता है क्यों लगा रही हूँ इस एक लाइन के ऊपर, क्योंकि ये लाइन है ना बार 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 रिपीट होंगी और फिर ये कहेंगे कि मैम समझ नहीं आया। अब भी समझ लीजिए मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसको मैनेज करने का काम मैनेजर करता है। मैनेजर जो भी परफॉर्म करता है एक्टिविटीज उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब मैं इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आपका एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है, ठीक है, एक ढांचा होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड होती है जिसके अंदर जो लोग होते हैं एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। सिस्टमैटिक हर चीज़ क्या होने वाली है, अरेंजमेंट के साथ रहने वाली है। अरेंजमेंट ऑफ द टास्क हो गया, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। आपने कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टू द पॉइंट ऐसे प्रोसेस होती है कि मान लीजिए ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, ये फिफ्थ लेवल है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट लेवल को अगर फिफ्थ लेवल के पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड के पास, फिर थर्ड के पास, फिर फोर्थ के पास, फिर फिफ्थ के पास, ठीक है। मीन्स की कम्युनिकेशन करनी है, अपनी फीलिंग्स को ऊपर वाले पॉइंट पर्सन के पास पहुंचानी है। तो एक प्रोसेस से एक तो प्रोसेस से गुजरे। एक ये होता है कि नहीं कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट आप उससे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन है कैसा। ये भी हम बातें करेंगे कि ये फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है। हम कम्युनिकेशन के पाथ को भी डिसाइड करते हैं कि हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कितने पर्सन्स के बीच में होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे ग्रुपिंग कितने व्यक्ति की होगी, ठीक है, कितने पर्सन एक साथ काम करेंगे एक साल में, कि मान लीजिए एक ग्रुप में 4 पर्सन है, एक ग्रुप में 3 पर्सन है, तो ये सभी चीज़ें भी डिसाइड होती है। यही तो होता है स्ट्रक्चर, राइट। ओके जी, नेक्स्ट जाता है ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द वेरियस फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फॉर्म की हो सकता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जैसे कि आपका बिजनेस होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, ये सारी की सारी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात कर लेते हैं टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी 2 तरह की होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इस चीज़ को समझने से पहले ना आप इस पिक्चर को देखिए कि आप क्या समझ में आ रहा है आपको। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है प्लीज आप मुझे बताइए। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हर चीज क्या है, इतर बितर हुई पड़ी है ना। हम ये कहते हैं कि इतर बितर होना मतलब कि कोई एक स्टेप, ये क्या मैं कहूँ एक प्रोसेस नहीं है, राइट। बट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये आपका हेड है, हम इसको हेड मान लेते हैं, और ये बाकी के बाकी सारे पर्सन क्या है, नीचे सबॉर्डिनेट है, ठीक है। समझ पा रहे? ये आपको एक सीरीज नजर आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इतने पर्सन हैं, बट यहाँ पर आपको ऐसे काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, कौन परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन के, मतलब हर चीज प्रॉपर वे से मैनेज नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर अब मैं कहूँ कि मान लीजिए इस पर्सन को यहाँ पर मिस्टर, यहाँ पर ये एक्स है, मिस्टर ये है वाई, इनको इनसे बात करनी है, तो ऑब्वियसली बात एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जानबूझकर स्ट्रक्चर बनाया गया है ना। अब देखो जैसे क्लास के अंदर मेरा ये रूल होता है, जब भी कोई बच्चा क्लास के अंदर एंट्री कर रहा है तो उसके पास बुक होनी चाहिए, पहली बात अपने सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, दूसरा उसके पास पेंसिल होनी चाहिए, फिर वो अपने क्लास को ऑपरेट कर सकता है, मतलब अपनी क्लास में प्रॉपर वैसे बैठ सकता है। अदरवाइज जिसके पास नहीं होती मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि जैसे ही मैं ये रूल बना दिया, हर बच्चे को पता है कि पेंसिल से क्या लिखना है, जो भी की पॉइंट मैम बता रही है उनको नोट करना है,
राइट। सो एक मैंने जानबूझकर एक रूल्स सेट किए हुए हैं कि जिसके कारण एक बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन मैनर आए, ठीक है। एक डिसिप्लिन को सिखाने के लिए कि हमें सबको पता है कि सुबह डेली सुबह 10 बजे आपको एक लेक्चर मिलता है। सो सभी बच्चे आने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ सुबह 10 बजे लेक्चर मिलेगा, हमें इस लेक्चर के 5 मिनट पहले हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज हमारा लेक्चर मिस हो जाएगा। तो क्या है, एक जानबूझकर जो स्ट्रक्चर बना जाता है, क्यों, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत कम होता है, यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनडायरेक्ट सभी के सभी काम होते हैं, यहाँ पर फॉर्मल में डायरेक्ट होता है। क्लियर है। यहाँ पे जो चीज़ की जाती है वो जानबूझकर सेटअप की जाती है, डेलिब्रेटली सेट की जाती है। यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पे कोई जानबूझकर नहीं की जाती, यहाँ पे नॉर्मल होती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पे अब लिखो, देखो अब समझ में आ जाएगा आपको लिखा क्या हुआ है। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द डेलिब्रेटली क्रिएटिव एंड स्ट्रक्चर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। देखो गोल दोनों को अचीव करना है, बट फर्क बस इतना है, ये सिस्टमैटिक वे से काम करता है, ये अनसिस्टमैटिक वे से काम करता है। ये थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो करता है, ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये यहाँ पर रूल के द्वारा सारे के सारे काम किए जाते हैं, यहाँ पे रूल नहीं होते, यहाँ पे नेचुरली जो भी काम किया होता है वो होने दो, ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन में होती है। जैसे मेरी कंडीशन क्या है बच्चों के लिए कि अगर आपको क्लास में बैठ के पढ़ना है तो प्लीज़ बुक और पेंसिल जरूर होनी चाहिए, ठीक है। समझ पा रहा है, ठीक है। इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑफिशियल डिफाइंड रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पर हर चीज़ प्री डिटरमाइन हो गई। ये नहीं है कि अभी आए अभी आपके लिए कुछ नया रूल बना दिया, नहीं। हर चीज़, चाहे वो आपका रोल है, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपका कम्युनिकेशन का पाथ है, क्या रहने वाला है वो पहले से ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे कि कंपनीज होगी, गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई है। अब आपने देखा है जैसे कि कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, राइट। जैसे मैं अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको सीए करना है तो सीए इंस्टीट्यूशंस ने, एजेंसी ने क्या कर रखा है, आपके लिए पहले एक टेस्ट रखा हुआ है। अगर आप +2 से कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप इंटरमीडिएट में होंगे। तो एक प्रोसेस है, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये अराइज होती है नेचुरली, आराम से, ठीक है, नॉर्मल होती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका पर्सनली रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट होता है, यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे कोई किसी को ऐसे रिस्पेक्ट देने वाली बात नहीं होती। यहाँ पे फ्रेंडली तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। बट ऊपर फॉर्मल में क्या होता है, आपकी जो सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है, वो एक दूसरे से इस तरीके से ही ट्रीट करेंगे जो इनका लेवल है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट को शेयर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अनरिटन नॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे प्री डिटरमाइन होते हैं। ऑफिशियली डिफाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, रिटर्न में होता है। कोई भी चीज़ ओरल में नहीं होती। यहाँ पर ओरल में भी हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस है यहाँ पर अनरिटन नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। समझ पे आ रहे हैं, क्लियर समझ में आया। नॉर्मल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में फिर भी आपके लिए एक टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे लिखा गया है। फॉर्मल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज इसके अंदर करनी पड़ती है, इसलिए बोला गया है रिजिड है, ये थोड़ा कठोर है। हायरार्किकल को फॉलो करता है, मीन्स की प्रोसेस को फॉलो करता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसको क्रिएशन की बात की जाए, इसको जानबूझकर इसको क्रिएट किया जाता है फॉर्मल को। ये नेचुरली राइज कौन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्लियरली डिफाइन किस में होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है। क्लियरली डिफाइन किस में नहीं होती, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। प्री डिटरमाइन होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, क्या पता ये पर्सन है ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में ऐसे झुंड बना के बात कर रहे हैं। इसमें तो क्या होगा, ऐसे प्रोसेस से ही इंफॉर्मेशन नीचे की ओर जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल मैकेनिज्म की बारे में बात की जाए तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे सोशल नॉर्म्स होते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस होते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब पता है क्या होता है कि आप अपने जो कलीग्स होते हैं, आप अपने जो आपके जो बगल वाला कह सकते हैं हम, या फिर मैं कहूँ कि जैसे क्लास में सहपाठी होता है ना, ठीक है, उससे आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो गोल होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही गोल होने वाले हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया। जैसे कि इस जब तक सेल डिपार्टमेंट ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि कितना सामान अब की बार सेल करना है, तो क्या परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सबसे ये क्या है कि स्ट्रक्चर्ड होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहें कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करोगे, फॉर्मल को यूज करोगे या इनफॉर्मल को यूज करेंगे। आज के टाइम में देखा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम हम इनफॉर्मल को यूज करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं, काफी सारे चेंजेस के कारण हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अपनी हायरार्की को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी हायरार्की होने वाली है उतना ही ज़्यादा क्या लगने वाला है, टाइम उतना ही ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो आपका डिसीजन क्या होता है, डिले होता है। दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पर जो अडेप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेस इसको अडोप्ट किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा अडोप्ट किया जाता है। रीज़न यही है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बढ़िया तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। उम्मीद करेंगे जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा कंपोनेंट के बारे में बात करें, ये तो आपको पता ही होगा। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं कि जो कंपोनेंट कैसे बने हैं आपके, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप किसका है, पीपल्स का ग्रुप है। ये सभी के सभी क्यों इकट्ठे हुए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये गोल को अचीव करने से पहले आप उनको पता होगा कि किस रिसोर्सेज को, किस सोर्स को, किस प्रोसेस से वो गुजरेंगे, राइट। कहने का मतलब कि यहाँ पर जितने भी कोई भी, अब देखो इस गोल को अचीव करना है। अब ये कहते हैं कि एक दिन में कभी आपने पौधा या पेड़ बनते देखा है, नहीं देखा ना। हर एक चीज़ के लिए एक प्रोसेस होती है। अगर आप किसी पेड़ को उगाना चाहते हो, ठीक है, नीम का पेड़ उगाना चाहते हो, आम का पेड़ उगाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले उसकी प्योद उगानी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद वो बड़ा होगा। तो एक प्रोसेस होती है। इसी तरह से गोल को अचीव करने के लिए, जैसे मेरा जो गोल है ना, अब 2024 के अंदर जो गोल है, आपकी एमकॉम का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी करवाना है, एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस करवाना है। और वो जितना जल्दी हो सके सितंबर तक मैं इन सभी सिलेबस को कंप्लीट कर दूं, जितना जल्दी, क्योंकि मुझे फिर ग्रेजुएशन का भी सिलेबस करवाना है, ठीक है। सभी बच्चों के लिए ये हेल्प प्रोवाइड करें, तो मेरा टारगेट ये है, ठीक है। एक मुझे प्रोसेस से गुजरना होगा। ये तो नहीं है कि आज मैंने MC01 स्टार्ट कर दी, कल MC06 स्टार्ट कर दूं, फिर मैं 7 स्टार्ट कर दूं, किसी का कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसे तो हम एक प्रोसेस से गुजरेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट वही होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर पीपल होते हैं, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो लीडर हो, कोई भी हो सकता है। एक स्ट्रक्चर होता है, एक क्या होता है, अरेंजमेंट के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ प्री डिटरमाइन होती है। गोल के साथ काम करते हैं। विदाउट गोल तो हम ये कहते हैं ना कि जब तक आपको अपना उद्देश्य नहीं पता होगा तब तक आप ऐसे भटकते रहेंगे। अगर आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर आप उधर साइड ही जाएंगे, है ना। हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे। अब देखो रिसोर्सेज यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बता दिया, पीपल भी रिसोर्सेज हैं, जिसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। अच्छा इन रिसोर्सेज को अब देखो मैंने कहा कि मेरे को ट्री उगाना है, ठीक है, ट्री को बड़ा करना है, नीम का पेड़ उगाना है। तो मुझे नीम का पेड़ लगाने से पहले उसके लिए मिट्टी हो गया, खाद हो गया, ठीक है, इसकी जो प्योद होती है वो हो गई, ये रिसोर्सेज ही तो है, राइट। तो यहाँ पर किसी भी तरह का गोल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का गोल हो सकता है। एक प्रोसेस से मुझे फिर उसमें गुजरना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। क्या मैंने आपको मैनेजमेंट का मतलब बता दिया है? यस, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को इस तरीके से करते हैं कि जो गोल है वो फाइनली हमें अचीव हो जाए। और वो एक्टिविटी आपके गोल के टुवर्ड्स ही है। इनको चेक करने के लिए एक पर्सन होता है, उसे मैनेजर कहेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, समझ में आ गया। तो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, इट एज एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है। डेफिनेशन अगर बात की जाए हेनरी एल सिक के अकॉर्डिंग, ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे पास ना जैसे कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है,
मैं इन दोनों की एग्जांपल ले रही हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को साथ समझाने की बात की जा रही है, ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट में है, काफ़ी सारी क्वांटिटी में, बट मैन पावर क्या है, केवल 2 ही है। क्या आप इन रिसोर्सेज का बेटर वे से यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 व्यक्ति से जितना काम होगा वो उतना ही करेंगे ना, ज़्यादा तो नहीं करेंगे ना, है ना। अच्छा, मैंने कहा नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट केस के अंदर कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं 100, ठीक है, बट रिसोर्सेज मेरे पास केवल 3 हैं। क्या इन पूरे के पूरे 100 पीपल्स का मैं प्रॉपर यूज़ कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो यही बात की गई है इन दोनों के बीच में। अब देखो, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, आपके पास सेल मैनेजमेंट की बात की जा रही है, इसके अंदर सभी एक्टिविटीज इंक्लूड हो गए। यहाँ पे केवल बात की जा रही है मैन पावर की, जो इन मशीन को चलाएगा, जो इन मशीन को ऑपरेट करेगा, ठीक है। इनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इनके बीच में एक बेटर मैनेजमेंट रखना, कि ना तो ये ज़्यादा हो ना ही ये ज़्यादा हो, दोनों एक जैसे लेवल में हो, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं विद इन अ कॉस्ट एंड विद इन अ टाइम। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा, मीन्स की कैसे बनेगा, किस तरीके से हमें इस प्रोसेस से गुजरना होगा? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, फिर हमें डायरेक्टिंग करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के पास पहुंच सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू द हेनरी एल सिक के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन क्या कहते हैं कि आपको इतनी सिंपल एक डेफिनेशन लेके आई, सच बताएं तो काफ़ी सारी डेफिनेशन थी, बट यहाँ पे इसको सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये सिंपल है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ पर इसके फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। जो मैनेजर के फंक्शन है ना, वो इन्हीं को तो परफॉर्म करता है। ये एक एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करने के लिए कौन आएगा? ये बंदा आएगा। ये सोचेगा कि कितने व्यक्ति चाहिए, कितने घंटे में काम होना चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, उनको डायरेक्ट करेगा कि हाँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये क्या ये गोल की ओर जा रही है या फिर गोल से विपरीत ओर जा रही है। अगर विपरीत ओर जा रही है तो उसको वापस मोड़ेंगे गोल की ओर। तो ये काम किसका है भाई? मैनेजर का है, मैनेजर देखेगा ना। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब देखो, मैनेजमेंट का करने का मतलब क्या है कि आप केवल और केवल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ही परफॉर्म करेंगे, केवल और केवल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज प्रोसेस की ओर ही ध्यान देंगे। सो कहने का मतलब कि यहाँ पर गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज होने वाले, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज का मतलब ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो हमारे गोल को डायरेक्टली अचीव कर रही है। जैसे कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था हमने, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ABC से, हमने कहा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था कि हम केवल उन्हीं एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके प्रोडक्शन को क्या करती है, आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, कॉस्ट को डिक्रीज करती है। उन एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पर भी हम केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे स्पेसिफिक गोल को क्या कर रही है, ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रही है, अचीव करने में मदद कर रही है। ऑल द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड द अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल की ओर जानी चाहिए। परवेसिव का नेचर मतलब क्या मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। परवेसिव का मतलब है कि जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने ऊपर समझाई है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करना थ्रू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तभी हम स्पेसिफिक गोल की ओर अचीव कर पाएंगे। ये कब होगा? क्या मैंने कहा कि ये केवल इंडिया के अंदर है? चलो इंडिया के अंदर भी हम पार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये यूपी के अंदर है और ये हरियाणा के अंदर है, ये आपका पंजाब के अंदर है। क्या इन्हीं स्टेट के अंदर क्या है ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट लग रहा है? नहीं, इंडिया के कहूँ या फिर मैं पूरे वर्ल्ड के हर जगह पर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट। ये हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे, हर जगह पर ये मैनेजमेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। आगे हम पढ़ेंगे लेवल, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला गया है? अब देखो, एक बार हमने अचीव कर लिया, अब मैंने देखो कितनी बार ये सिलेबस किया हुआ है। देखो ये काफ़ी बार टॉपिक ऐसे है, जैसे कि मैंने बिजनेस का काफ़ी बार सिलेबस करवाया हुआ है, ठीक है। आपका जो इनकम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के आपके 2 बार सिलेबस हो चुका है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं दोबारा से फिर यहाँ पे करवाऊंगी। सो यहाँ पे क्या है, ये नहीं है कि एक बार सिलेबस करवा दिया, ठीक है, हर बार कहीं नई टर्म्स इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये जो
वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यूस लेवल पे कर रहे हैं, ऑनगोइंग एक्टिविटीज है, कभी रुकती नहीं है। अगर रुक गई तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा, जो कि आपकी मदद करना है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट के अंदर ना सबसे मेन अच्छा पॉइंट है, और मेरे को अच्छा लगता है ये, इवन वैसे भी अच्छा है क्योंकि ये मैनेजमेंट में ना काफ़ी सारे काम एक साथ से किए जाते हैं, है ना। जैसे कि आप कोई सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया है, रेस्टोरेंट को बुक किया, ठीक है, वहाँ पे पार्टी की, ठीक है, पार्टी करने के बाद जो फैसिलिटीज़ दी हुई थी उसको आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया, आपने ऑटो से ड्राइव किया, ठीक है, अपने आपको मतलब ट्रैवलिंग की, वहाँ से आप घर से कॉलेज से घर आए ऑटो से, उसको बस पैसे दिए, क्या आपने उस ऑटो को थोड़ी ना खरीदा है, उससे सर्विस ली है। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसी तरह की प्रोसेस है जो कि इंटेंजिबल है, वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जिसको कभी भी सीन नहीं किया जा सकता, परंतु उसको केवल अचीवमेंट्स देखे जाते हैं। अगर आपकी मम्मी टाइम पर आपको खाना दे पा रही है, आपकी मम्मी टाइम पर आपको कपड़े दे पा रही है, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े दे पा रही है, ठीक है, शाम को फिर खाना दे पा रही है, आपका एंटरटेनमेंट भी कर रही है, आपको काम भी करवा रही है, अगर उनका टारगेट अचीव हो चुका है तो दैट मीन्स वो एक अच्छी मैनेजर है। क्लियर है। तो इनके रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है, इनकी अचीवमेंट्स को मेजर किया जाता है, तभी तो कहते हैं कि इंटेंजिबल कंसेप्ट है। सिस्टमैटिक होता है हर चीज़, देखो सिस्टमैटिक तो ये कंसेप्ट पॉइंट है ना, हर पॉइंट में लिख देना सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक। क्लियर है। ये हो गए इसके बच्चे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की। ओके, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल आपकी काफ़ी सारे, तीन हैं, काफ़ी सारे नहीं है, तीन हैं, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं क्योंकि आप इनको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। टू द पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं इन नोट्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपको इस फिगर के थ्रू समझ में आ रहा होगा, एक तो है टॉप मैनेजमेंट, एक है मिडल मैनेजमेंट, एक है लोअर मैनेजमेंट। क्या आप इनकी शेप से समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखो शेप थोड़ी छोटी है, यहाँ पे इससे थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे और बड़ी है। तो कहने का मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं ना, टॉप मैनेजमेंट के जो पर्सन होते हैं वो नंबर में क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 से 8 या फिर 8 से 10 व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर 10 से 100 व्यक्ति बीच में आ जाते हैं, नीचे 100 से 1000 2000 नीचे काम करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल वो पर्सन आएंगे जिनके पास स्किल होती है, जिनके पास नॉलेज होती है, जिनको ये पता है कि किस तरीके से अगर ये एक्टिविटी हो जाती है, अगर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर क्या एक्टिविटीज़ रहने वाली है, हमें क्या परफॉर्म करना है, वो उनके पास कैपेबिलिटी होती है। पहली बात तो ये, इसीलिए इनके अंदर इतना अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए ये कहते हैं कि ये जो लेवल होता है ना, इसे हम कहेंगे सीनियर लेवल। मीन्स कि ये सबसे सुपर पर्सन होते हैं, सुपीरियर कहेंगे हम इनको, ठीक है। इस टाइम ये अभी फिलहाल सुपीरियर है, ठीक है। और जो इसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति कौन होगा? सबऑर्डिनेट, ठीक है। इनके पास भी देखो नॉलेज होती है, क्योंकि जो पॉलिसी, जो प्लान, जो एक्टिविटीज इन्होंने सोची है, उस एक्टिविटीज को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल की। अब इनके पास भी देखो नॉलेज होती है, स्किल होती है, बट कंपेयर किया जाए इनके साथ वो थोड़ा कम होती है, क्योंकि इनको तो हर चीज़ को एनालिसिस करना होता है, इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट को देखना होता है, आपको कस्टमर को देखना होता है, इनको इनके सप्लायर को देखना होता है, इनके कंपटीटर को देखना होता है, मीडिया क्या बात चल रही है, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है, ये इन सभी सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करेंगे। ये 360 डिग्री का याद है आपको कि हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल में किया था कि जब हम 360 दैट मीन्स चारों ओर देखकर हम अपने प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लान करने वाला पर्सन कौन होगा? टॉप मैनेजमेंट होगा, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी वो बना रहा है वो नेक्स्ट लेवल में क्या होने वाली है? एग्जीक्यूट होने वाली है। और ये जो मिडिल लेवल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसको इस तरीके से अपने नीचे वाले लेवल तक को समझाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सकता है? अचीव हो सकते हैं। तो इस टाइम अब ये क्या हो गया है? सुपीरियर हो गया है, बट किसका? मिडल लोअर लेवल वालों का। समझ में आ गया? ये 3 लेवल है। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर कट समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कहते हैं कि ये हाईएस्ट रैंक होती है, इसे एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर मैनेजमेंट भी कहते हैं।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि CEO होते हैं, CFO होते हैं, COO होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेना, आपको सबके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लीजिए, ये जो मेन लाइन है, देयर आर द मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसेप्चुअल स्किल। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंसेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ काज एंड इफेक्ट के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। देन ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, फिर टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब इसको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ की स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। जो नीचे वाले लेवल के होती है यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो नीचे वाला लेवल होते हैं ना, इनको हार्ड वर्क, जो इनको टेक्निकल वर्क होते हैं ना, उनको उनकी ज़रूरत होती है। इनको ह्यूमन स्किल की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको ये जो पॉलिसी ऊपर से आई है ना, उनको मनवाने के लिए इस तरीके की स्किल अपनानी पड़ेगी जिसके कारण मीन्स कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो इंसान है किस तरीके से इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर ह्यूमन स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर टेक्निकल स्किल के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाएगा और टॉप लेवल के अंदर सभी स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा, कंसेप्चुअल भी, टेक्निकल भी और आपकी ह्यूमन स्किल भी। मिडिल लेवल की अगर बात की जाए, मिडिल लेवल का मतलब क्या है? डिपार्टमेंटल कहे या फिर डिविजनल मैनेजर कहे, जो कि रिपोर्ट करता है टॉप मैनेजमेंट को एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्लान। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान है, उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल की होती है, उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की होती है। क्लियर है? ठीक है, वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा, परफॉर्मेंस को मेजर भी करेगा, मॉनिटर करेगा कि जो उसके जो सुबॉर्डिनेट है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इन केस किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वो किस तरीके से सॉल्व करेगा, उसके बारे में बात की जाएगी। क्लियर? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, देन द कंसेप्चुअल और द टेक्निकल स्किल, क्योंकि उनको इन जो नीचे के जो सबॉर्डिनेट है ना, उनको मनवाना होता है। ठीक है, उनके साथ अच्छा रिलेशन करना होता है। तभी अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं किया, क्या वो अच्छा काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वो एनर्जी से काम करेंगे? नहीं करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर छुट्टियाँ लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट लाइन कहेंगे या फिर मैं कहूँ कि जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ओवरसी करते हैं आपके वर्क को। ठीक है, यहाँ पर जो स्किल होती है वहाँ पर टेक्निकल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको काम करने, मशीनें चलाने से, मशीनों में कोई दिक्कत है, इन सब के बारे में वो चेकआउट करते हैं। देन द कंसेप्चुअल एंड द ह्यूमन स्किल, इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी इनको टेक्निकल स्किल की होती है। क्लियर है? अच्छा जी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा गिवन है। मैं आपको बताऊंगी, ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 2 में भी आएगा। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है और आपकी साइंटिफिक थ्योरी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर आता है। साइंटिफिक आपका F.W. टेलर है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका हेनरी फ्योल है। न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे इसकी 14 प्रिंसिपल है, +2 में भी आपने किया है। ठीक है, प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के फर्स्ट चैप्टर ही होता था इसका, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे 14 प्रिंसिपल को। ठीक है, क्योंकि इसको मैं उस टाइम में मुझे इन डेप्थ में समझाना है, ये टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? पता लग गया, ये तो सारी एक्टिविटी है, ढांचा है, उस ढांचा को अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम, ये जो स्कूल बनाया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने सेटअप किया था, अब इसको सही ढंग से बनाने के लिए, अब देखो स्कूल बना दिया मैंने, स्कूल का ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर दिया, सेटअप कर दिया, अब इसको चलाना, जो मेन हेड होता है, हर एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है या नहीं होता? जल्दी बताइए। होता है। हर एक स्कूल में डायरेक्टर होता है, या मैं कहूँ कि हर एक कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होती है नहीं होती? क्यों? क्योंकि अब ये क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करेंगे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ये इसका काम है। देखो, वंस एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, इसकी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, देयर इज अ नीड फॉर द एस्टेब्लिशिंग द साउंड प्रिंसिपल। हमें ज़रूरी है एक साउंड प्रिंसिपल, एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को रखने के लिए आपको प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि हर एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर क्या होता है, टाइमिंग होती है कि 9 बजे लेक्चर बच्चे स्टार्ट हो जाएगा, 9 से 9:40 तक एक लेक्चर है,
फिर उसके बाद 9 से लेकर 10:30 बजे तक फिर क्या है, नेक्स्ट लेक्चर है, राइट। ऐसे टाइम मेंटेन होता है। ऐसे तो किसी ना तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि उनका लेक्चर कब है, ना ही टीचर को पता चलेगा, दोनों मस्ती में भी घूम सकते हैं। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के बाद उसके अंदर एक प्रिंसिपल होना चाहिए जिसे हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ इनएफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जिसके अंदर स्किल होती है, जिसके अंदर मोटिवेशन होती है, जो कि फुल ऑफ सेटिस्फाइड होता है और कभी भी ऐसे ना हो कि जैसे जैसे नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है ना, तो हमारे मन में, जैसे मेरे मन में ना मोस्ट ऑफ ऐसी इच्छा होती है, जैसे मैंने बीकॉम का सिलेबस करवाया, +2 का करवाया, अब एमकॉम की इच्छा जागृत हुई तो मैंने उसको भी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी जो इच्छा है कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए नई नई अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए, न्यू हाइट्स पे पहुंचने के लिए। सो एक मैनेजर वैसा ही होना चाहिए, मीन्स कि हर टाइम मोटिवेटेड होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने चाहे वो अपने घर में हो या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अंदर देखो हर एक पर्सन के ना अंदर ना अलग एक फीचर होती है ना, तो वो फीचर्स पहचानी जाते हैं कि हाँ ये काम ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजर क्या है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसी एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। एक ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा, ओवरसी करेगा और उनके बीच के अंदर मीन्स कि चाहे वो रिसोर्सेज है, चाहे मैन टू मैन है, सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन सेटअप करना है, वो मैनेजर का काम होता है। अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का तरीका भी इसके पास होना चाहिए। मैनेजर के पास ये जो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है कि उसका जो गोल है ना, उस गोल को सेट करे। उस ऑर्गेनाइजेशन तो बन तो गई है, ठीक है, उसका विजन, उसका मिशन, उसके गोल, ऑब्जेक्टिव, ये सभी चीज़ें सेट होनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो हम आगे काम करेंगे, है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, रिसोर्सेज को अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। टास्क इन न एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाए, हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ अरेंज करेंगे। एलोकेट का मतलब होता है, मान लीजिए मैन पावर को अपॉइंट किया गया है मशीन को ऑपरेट करने के लिए। अब जब तक उसको मशीन दी ही नहीं जाएगी तो वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो मशीन को ऑपरेट करने से पहले उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर लुब्रिकेट जो ऑयल यूज़ किया जाता है मशीन के अंदर, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे तभी तो होगा ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगी, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या की जाएगी, असाइन की जाएगी विद रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे काम आ जाता है उसका स्टाफिंग का मतलब। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि उसकी टीम क्रिएट करना। अब मैनेजर अकेला तो नहीं काम कर सकता भाई। अब देखो मैं अकेली तो नहीं आपको पढ़ा सकती। अब देखो कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपको पता है साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है और कॉमर्स भी पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी के अंदर सर अपॉइंट किए हुए हैं, कॉमर्स के अंदर मुझे अपॉइंट किया हुआ है। सो यहाँ पर जो मैनेजर है हमारा, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है 20 से 30 व्यक्तियों की जो टीम है। अब देखो हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है, अब बाकी जो अदर पर्सन्स हैं उनका काम अलग अलग है। सो यहाँ पर एक टीम क्रिएट करना जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, काम को बांट सकते हैं और काम जल्दी से फिनिश हो सकता है। अच्छा, फिर पूरी टीम को डायरेक्ट करना, ठीक है, मीन्स कि उनको उस रास्ते पे लेके जाना जहाँ पर उसका मेन गोल है। समझ पा रहे हैं, मीन्स कि जो पाथ है वो डिसाइड करना कि देखो आपने सुना भी होगा 2 बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की। एक को पता है कि हाँ इस तरीके से जॉब मिलेगी, एक ऐसे इसको पता नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे घूम फिर के मिल तो इसको भी जाएगी बट इसको ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। तो मैनेजर का काम क्या है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या बताए, रास्ता बता दें। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है, जो मैनेजर है वो आइडिया हो गया, उसकी फीलिंग हो गई है, ठीक है, उसका जो प्लान है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो सब के सब एज इट इज़ अपने जो मेंबर उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनको वो एक्सप्लेन करें, तभी तो पता चलेगा भाई मेंबर्स को भी हाँ हमारा काम इस चीज़ों के लिए है। अब आपने कभी भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस देखी होगी। अब आप देखो एमकॉम कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है,
उसके बाद आप भी जाएंगे किसी स्कूल के अंदर ट्राई करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट पे ट्राई करने के लिए, या फिर अपना वो लेंगे, तो कहीं ना कहीं जाने से पहले आप अपने आप से बात करके जाएंगे कि हाँ मुझे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मुझे कौन से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मुझे बड़े बच्चों को पढ़ाना है या मुझे हाफ डे के लिए पढ़ाना है, मुझे कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए, सब चीज़ें आपके माइंड में आएगी। फिर इन्हीं चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे आप नेक्स्ट पार्टी से। तो ये क्या है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, जिसके थ्रू आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजन लेना, दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना, किसी भी एक्टिविटीज़ की हो सकती है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, आपकी जो आपने एक्टिविटी, जैसे कि हमारा टारगेट होता है कि 1 वीक के अंदर अप्रोक्स 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाए, समझ पा रहे हैं, 7 डेज के अंदर 5 चैप्टर विद नोट्स आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब ये देखना है कि 7 डेज के अंदर क्या मैंने 5 चैप्टर करवाए, यस या नो। अगर करवाए तो ओके, नहीं करवाए तो रीज़न फाइंड आउट करना। मीन्स कि आपका जो गैप नजर आया, मान लीजिए मैंने 7 डेज के अंदर 3 ही चैप्टर करवाए, तो गैप 2 चैप्टर्स का था, ये 2 चैप्टर्स का गैप आया क्यों, किस रीज़न से, क्या मेरी हेल्थ इशू थी, क्या अदर सर्कमस्टांसिस से, या मुझे कोई और काम आ गया है, इन बातों को देखा जाता है। समझ में आ गया, फंक्शन आ गया समझ में। अरे आसान है चैप्टर, अरे बिल्कुल आसान है सिलेबस आपका, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है आपका रोल ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के 3 रोल हैं, इंटरपर्सनल रोल, ठीक है, एक इंफॉर्मेशनल रोल है, ठीक है, इंटरपर्सनल रोल है, एक इंफॉर्मेशनल रोल है, एक आपका डिसीजनल रोल है। नाम से क्लियर हो रहा है बस। तो फिर डिसीजनल का मतलब क्या है कि आपको डिसीजन लेना है, बट डिसीजन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि पहले मैं आपको ये समझाती हूँ डिसीजनल रोल के बारे में। डिसीजनल का मतलब क्या होता है कि आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहली बात पहल करनी पड़ेगी। पहल करने का मतलब क्या है कि आपको ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप इवैल्यूएट करें कि मान लीजिए फ्यूचर के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मान लीजिए आपके, जैसे कि मेरे को मान लीजिए आपका जो बिज़नेस है, स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो बिज़नेस है, पहले आपके स्कूल के अंदर क्या नहीं थी, कॉमर्स नहीं है, केवल आर्ट स्ट्रीम में ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है केवल वो पढ़ाया जाता था। जैसे ही बच्चों के अंदर थोड़ी सी इच्छा हुई 10th वाले बच्चों के अंदर कि सर हमें कॉमर्स लेना है, सर हमें साइंस लेना है, सर हमें नॉन मेडिकल लेना है, ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अपॉर्चुनिटी आई, और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इवैल्यूएट करेगी, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको इवैल्यूएट करेगी अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई के अंदर या फिर मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि इन कमांड को हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हमारी वीकनेसेस को भी देखा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं, उस सभी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम डिसीजन लेंगे। सबसे पहले बात होती है हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजेंगे, हर चीज़ को हम ऐसे ढूंढेंगे। ढूंढना दैट मीन्स अब कोई पर्सन ऐसे इच्छा तो होती है ना, जैसे कि हमें, अब देखो आप लोगों की इच्छा थी कि इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आपने एक्सप्लोर किया, आपने पहल की, तभी तो ये वीडियो मिली है ना। आपने पहल की, पहल करना बोला जाता है इनिशिएटिव्स, ठीक है। आपने इनिशिएट किया, आपने पहल की, तभी तो आपको ये वीडियो मिली। देन आपने एनालिसिस किया कि हाँ ये वीडियो सुटेबल है, इसका कंटेंट बेटर है, सारा एज इट इज़ मैच हो रहा है, ठीक है। न्यू कंसेप्ट इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है, सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, पता है आपको, राइट। सो आपने इस चीज़ों को एक्सप्लोर किया, देन आपने क्या किया, डिसीजन लेंगे। अच्छा, उन डिसीजन लेने से पहले एक बात और आ सकती है, क्या आपके जो आप डिसीजन ले रहे हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है, जो आपके डिसीजन में हर्डल क्रिएट कर रही है। एट ए टाइम ड्यू टू दिस वेरियस डिससेटिस्फैक्शंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स कॉन्फ्लिक्ट में बी अराइज। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट होते हैं ना, आपसे डिससेटिस्फाइड होते हैं, आपकी पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड होते हैं, आपकी रेमुनेशन पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड होते हैं, आपके वर्किंग आवर डिसाइड करने से डिससेटिस्फाइड होते हैं। इनको शॉर्ट आउट करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए मैनेजर के पास बेहतरीन तरकीब होनी चाहिए। ये मैनेजर का रोल है, इसको हैंडल करना है डिफरेंट डिसएग्रीमेंट्स को, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंट डिस्टर्बेंस को, ठीक है। अच्छा,
उन्हें उनका रोल ये भी है इनके ऊपर डिसीजन लेना कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर हमें एलोकेट करने हैं, रिसोर्सेज कहाँ बांटने हैं, कितना हमें सेल डिपार्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना परचेज में करना है, कितना रॉ मटेरियल में, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये सभी के सभी तो डिसीजन भी होते हैं ना। तो तभी तो डिसीजन रोल के अंदर ये आया एलोकेटिंग द रिसोर्सेज को एलोकेट करना। कैश मैंने आपको एज ए रिसोर्सेज को मान के मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग का मतलब क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, कई बार हम इंटरनल एम्प्लॉय के साथ वार्तालाप करते हैं, कई बार हम एक्सटर्नल एम्प्लॉय के साथ बात करते हैं। ठीक है, बात करने का मतलब क्या है कि उनकी बातें सुनना, अपनी बातें बताना, दोनों के बीच में सलाह मशवरा होना और बीच का एक डिसीजन लेना। ठीक है, समझ में आ गया डिसीजनल रूल आपको। अच्छा, इंफॉर्मेशनल रूल का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको शेयर करना, उसको चाहे इंटरनल के पास शेयर करें या फिर एक्सटर्नल के पास शेयर, दैट्स द रीजन। मॉनिटरिंग का मतलब पता है क्या है कि जो मैनेजर है ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले जो एक्सटर्नल सोर्सेज है, जो इंटरनल सोर्सेज है, यहाँ से जितनी इंफॉर्मेशन हो सके वो रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसको इस तरीके से अरेंज करेगा कि आगे अगर मुझे शेयर करना पड़ जाए तो मैं उसको आसानी से कर पाऊँ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। ठीक है, आपने जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था आपने रख लिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं था आपने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या है, आपने मॉनिटर किया किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा। देन फाइनली आ जाता है इंफॉर्मेशन को क्या करना, शेयर करना, क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज को अपने ऑब्जेक्टिव्स का, अपनी एक्टिविटीज का, अपनी एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलेगा। क्लियर है। अच्छा, एज ए स्पोकन पर्सन स्पोक्स पर्सन अ मैनेजर इज ऑथराइज, मैनेजर के पास ये पूरा राइट है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन आउटसाइडर को भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, क्यों, क्योंकि अब देखो कई बार ऐसी कंपनीज होती है जैसे पब्लिक कंपनी स्पेशली, वो अपनी इंफॉर्मेशन आउटसाइडर को देती है। क्यों, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जो कंपनी के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, वो वहाँ पर पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। सो वहाँ पे क्या होगा, इन सभी पार्टीज को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हो गया है ये इन्फॉर्मेशन रोल। ऊपर क्या रोल है आपका, इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कमांड कैसे बना के रखनी, अपने लोगों को कैसे डील करने वाले हैं आप, कैसे लीडिंग करने वाले, कैसे लाइजन करने वाले, कैसे एक सिंबलिक फॉर्म में करते हैं। जैसे कि एक फैमिली का हेड होता है ना, आपके घर में जो दादाजी है, सबके घर में होंगे या फिर पापा जी होंगे, ठीक है, या फिर सबके घर में कोई ना कोई हेड जरूर होता है जो मेन डिसीजन लेता है। ठीक है, तो मैनेजर भी कुछ इस तरीके से ही होता है। वो क्या करेगा, सभी पर्सन्स को लीड करेगा। कैसे लीड करेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजर इज अ सुपरवाइज अ नंबर ऑफ द पीपल रिपोर्टिंग टू हिम हर, ठीक है, कोई भी हो सकता है मैनेजर। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को क्या करेगा, मोटिवेट करता रहेगा टाइम टू टाइम कि हाँ तुम, जैसे कि मॉनेटरी भी हो सकता है, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, उसको रिकॉग्नाइजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन कोई भी काम नहीं करता है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हाँ तुम लगातार 10 घंटे पढ़ते जाओ, अब पढ़े हुए वही बच्चा पढ़ेगा उसको जिसको कुछ उससे रिसीव करना है, राइट। समझ पा रहे हो, आई होप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, पढ़ेगा वही बच्चा जो पढ़ के कुछ करना चाहता है, ठीक है, कोई नॉलेज रिसीव करना चाह रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर मजदूरी कर रहा है तो उसकी कोई मोटिवेशन होगा कि उससे पैसे मिलेंगे, वो अपनी बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा, अपनी नीड को कंप्लीट करेगा, जो कि कहीं ना कहीं उसको फिर एक एनर्जी, सुबह एक एनर्जी देता है कि हाँ मुझे वापस उस काम पे जाना है, मुझे काम करके पैसे मिलेंगे, पैसे से फिर मैं अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना वाला। क्लियर है। थ्रू द रोल ऑफ ERG मोटिवेशन कंपनीज के अंदर स्पेशल एक लीडर होता है, मैनेजर कह सकते हैं उसको, या फिर एक अलग से लीडरशिप होता है, लीडर पर्सन होता है। ठीक है, अच्छा, लीडर के बाद लेजन का मतलब क्या होता है, आप एम्प्लॉयज के बीच में एक तालमेल बिठा रहे हैं, एक नेटवर्क सेट कर रहे हैं, एक मेल जोल बिठा रहे हैं, जिसके कारण जो एम्प्लॉयज हैं और जो आप हैं उनके बीच में क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा। उनको ये लगेगा कि हाँ कंपनी में हमारी कुछ वैल्यू है, राइट। मैनेजर को ये लगेगा कि हाँ उनको हमने वैल्यू दी तो वो हमें काम करके दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें तालमेल बिठाना होगा, हमें नेटवर्किंग सेटअप करनी होगी। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? देखो क्या लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ए मैनेजर हैडिंग प्रोडक्शन यूनिट नीड टू बी मेंटेन द रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल मेंबर ऑन ऑफ द बोर्ड, रेगुलेटिंग द अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस फोर्स हो गया, सिविल अथॉरिटीज हो गई, इन सबके साथ हमें क्या बनना, बिठा के रखना होगा, तालमेल। अब आप ये देखो कि अगर आपको, अब आपने भी देखा होगा मार्केट में, अगर आप किसी पर्सन के साथ, मार्केट में आप बैठे हैं, आपकी शॉप है, आप सबके साथ बोलेंगे, आप इधर वाले पार्टी के साथ भी बोलेंगे, आप इधर वाले पार्टी के साथ भी बोलेंगे, मीन्स कि सबके साथ आप तालमेल बिठा के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस मार्केट में एग्जिस्ट रहना है, एग्जिस्टेंस पे रहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सिंबॉलिक हेड ऑफ अ फैमिली, फर्म के बारे में बात की जाए, जैसे कि हेड ऑफ फैमिली होता है, ठीक है, रोल होता है, वो अवेयर होता है जितनी भी एक्टिविटी अपने घर में हो रही है उन सबके बारे में पता होता है। इसी तरह से मैनेजर को भी पता होता है कि क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे घर में सबको पता होता है कि ये एक्टिविटी पक्का यही कर सकते हैं, पक्का मेरे भाई ने यही किया होगा। इस तरह से मैनेजर को भी पता होता है कि ये एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट के द्वारा गलत किया होगा, ये एक्टिविटी इसके द्वारा किया होगा। तो मैनेजर का कुछ इस तरीके से रोल होता है। क्लियर है? उम्मीद करेंगे आपको ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, समझ भी आ गया होगा। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पर पीडीएफ आपको ₹9 पे करना होगा। ओके, अगर आप पर पीडीएफ लेना चाहते हैं। ठीक है, लिंक व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कंटेंट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।